नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, सेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का ये थ्योरी क्लास 6 है और टॉपिक है दोस्तों हमारा मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का ये भाग 1 है। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे दोस्तों। इतना डीपली पढ़ाएंगे कि आपके एग्जाम में एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। हमने नया बैच शुरू कर दिया है, ज्वाइन हो सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। तो ये भी साथ में नेट जरप आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, और डेमो क्लास देखिएगा और हमारी क्लास की जो चल रही है इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और जेबी स्टडी पॉइंट का एक ऐप टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। जो हम क्लास कर रहे हैं उसकी पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें दोस्तों नेट हिस्ट्री, सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है। पेपर 1 और हिस्ट्री 1 साल का 4000 रुपये का है और लाइफ टाइम का 5000 रुपये का कोर्स है। 999 रुपये का जो कोर्स है उसमें टेस्ट सीरीज है हिस्ट्री की, ठीक है, और पेपर 1 की। और टीजीटी पीजीटी का कोर्स हमने 500 रुपये का दे रखा है। दोस्तों, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। शिवाजी, सोने लोहिया जी, सुबोध पंडित जी, आपका वेलकम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। हमने दोस्तों आपको पुरापाषाण पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की बारी है, उसके बाद में पढ़ाएंगे आपको नव पाषाण काल। और इन तीनों का जो रूप है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यानी कि जब इंसान का विकास हुआ, उद्भव हुआ, जन्म हुआ, ठीक है, कैसे जन्म हुआ सब कुछ हमने बताया आपको, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे लोगों ने बानर, मछली, मेढक से बड़े होकर कन्वर्ट करके जो है आधुनिक मानव बना है, ठीक है। सब कुछ आपको पढ़ा है। कितने काल थे, कितने काल में डिवाइड हुआ था, कितने काल में मानव की उत्पत्ति हुई, कितने प्रकार के मानव थे, सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। स्टडी बाई एसएसके जी, वेलकम आपका, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, पाषाण काल, ठीक है, हमारा जो अभी जो चल रही क्लास पाषाण काल चल रही है। पाषाण काल किस लिए कहते हैं? क्योंकि दोस्तों उस काल में केवल पत्थरों का जो औजार थे उनका प्रयोग करके शिकार करते थे और अपना पेट जो है भरते थे, ठीक है। वही उनकी जिंदगी का सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण पार्ट था, पाषाण के औजार। तो इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को पाषाण काल यानी कि स्टोन एज कहा है, ठीक है। इतिहास का परिचय दोस्तों मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि देखो जब तक आपको इतिहास का परिचय नहीं होगा और हम क्या पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं होगा तो आप दोस्तों जो वीडियो है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। तो इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। दूसरा जो काल है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। और तीसरे पार्ट को बोलते हैं हिस्टोरिकल एज यानी कि ऐतिहासिक काल, जिसमें हम दोस्तों भारत का इतिहास सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास है,
मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। ठीक है, इनमें जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सब कुछ इसमें से आता है। और हम अगर विस्तृत ब्रॉड हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि नेट हिस्ट्री, आईएएस पीसीएस की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, जिसमें हमने पुरापाषाण काल को पढ़ लिया है, जिसके 3 पार्ट थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल को। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल के 3 पार्ट मैंने बताए। पुरापाषाण काल लगभग 5 लाख या 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, इसके 3 पार्ट थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इनके दोस्तों समय भी हमने दे रखे हैं। इस समय में मनुष्य ने कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया, किन किन का कैसे रहता था, कहां पर रहता था, ठीक है, कौन कौन सा मानव था, वो सब कुछ आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल, और इसका जो समय है लगभग 10,000 से लगभग 6,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो लगभग 6,000 से, ये कहीं दोस्तों 10,000 से 8,000, कहीं 10,000 से 6,000 समथिंग इतना ही आता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल दोस्तों आप चित्र के माध्यम से भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट जब आता है जब आप चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, अनीता कुमार जी गुड इवनिंग, वेलकम। तो मध्य पाषाण काल आप देख सकते हैं लोगों ने जो है छोटे छोटे पशु और पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया था, और लोगों ने जो है मैदानों में रहना शुरू कर दिया था, झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल दोस्तों, मध्य पाषाण काल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि संसार के संदर्भ में मध्य पाषाण काल, और भारत में मध्य पाषाण काल। ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे, तो हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम दोनों को एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसका दोस्तों हम सबसे पहले हम बात करेंगे मानव का विकास। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मानव का विकास किस तरीके से हुआ या मध्य पाषाण काल में कौन सा मानव था वो जानना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले जो मानव था उसका नाम था रामापिथेकस। ठीक है, फिर उसी से ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो अफ्रीका के जंगल से बाहर निकला उसका नाम हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर उसी से होमो हेबिलस, फिर हिंडलबर्ग, फिर होमो इरेक्टस। इसके 2 पार्ट थे, जावा मानव और पिकिंग मानव। तो सब कुछ मैंने बारीकी से पढ़ाया है पिछली क्लास में। ठीक है, इसके बाद जो है निएंडरथल मानव आया, उसके बाद क्रोमैग्नॉन जो उच्च पुरापाषाण काल में इनका जन्म होता है, और मध्य पाषाण काल में दोस्तों होमो सैपियंस, और नव पाषाण काल में होमो सैपियंस सैपियंस का उदय होता है। ठीक है, यानी कि आधुनिक मानव का। तो फ्रेंड्स अब हम होमो सैपियंस और सैपियंस को पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल के भारत में जो स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, उनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा जानते हैं, जैसे कि मेजा, करछना, चौपनी, मांडू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सांभर झील राजस्थान में, बागोर राजस्थान में, लंगनाज गुजरात में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, संगन कल्लू जो है कर्नाटक में पड़ता है, रानीगुंटा तमिलनाडु, तिरुनेलवेली तमिलनाडु, गिदुलर तमिलनाडु, नागार्जुनकोंडा तमिलनाडु। इसके बाद में बीरभानपुर, ठीक है, पलामू, भागलपुर बिहार। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लेखैया, मुरैना पहाड़, बगीखोर। उत्तर प्रदेश में सरायनार राय, मैदा और दमदम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको जानना आपको बहुत ही
जरूरी है। देखो आज हम पार्ट फर्स्ट में कुछ मोटा मोटा ओवरव्यू पढ़ेंगे और पार्ट सेकंड में इनके अंदर का कुछ बेहतरीन सवाल जो बनते हैं जहां से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मीना कुमारी जी, राजेंद्र कौर जी, वेलकम, सबका स्वागत है दोस्तों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो भारत में जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनमें जो मध्य प्रचल काल के स्थल हैं, जैसे कि गुजरात में लंगनाज हुआ, रतनपुर हुआ, कनेबल हुआ, लोटेश्वर हुआ। ठीक है, लोटेश्वर दोस्तों जीआईसी के एग्जाम में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, पीजीटी के एग्जाम में भी आया था। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मध्य प्रसारण के स्थल है? नागार्जुनकोंडा, गिद्धलूर और रेणिगुंटा। कर्नाटक में बेल्लारी में है, ये बेल्लारी जिला में संगनकल्लू है। तमिलनाडु में तिन्नेवेली टेरी समूह है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले में वीरभानपुर है, ये भी नेट के एग्जाम में आ चुका है, वीरभानपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था उसने चित्रकारी करना जो है उसका पेशा बन गया था, यानी कि वो ज्यादातर जो है चित्रकारी करता था। उच्च पुरापाषाण काल में उसने चित्रकारी की शुरुआत की और मध्य पाषाण काल तक आते आते दोस्तों उसने चित्रकारी में महारत हासिल कर ली। ठीक है, तो रायसेन मध्य प्रदेश में, रायसेन में जो भीमबेटका गुफाएं हैं उसमें चित्रकारी मिलती है। होशंगाबाद में आजमगढ़ है, ये भी नेट के एग्जाम में आ चुका है, आजमगढ़, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में मोरहाना पहाड़, ठीक है, बघईखोर, लेखैया, इलाहाबाद में चौपनी मांडो और मैरुडी, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, तो ये आप ये समझ लीजिए गागर में सागर वाली क्लास है, अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपके को काफी नुकसान होगा। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्लास को, बहुत कुछ मिलेगा क्लास में। ठीक है, प्रतापगढ़ में सराय नारायण और मेधा, याद रखिएगा दोस्तों। देखो ये तो इलाहाबाद जिले में है, चौपनी मांडव और मैरुडी, और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नारायण और मेधा और उसके साथ में है दमदमा। ठीक है, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे बाद में, अभी मोटा मोटा हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में है, बागो और भीलवाड़ा जिले में है, ये भी नेट के एग्जाम में आ चुका है, जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो पैसरा, ठीक है, जहां से चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। बागौर जो दोस्तों भीलवाड़ा राजस्थान में है। आजमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, नेट के एग्जाम में जो का तो सवाल ये आया था। देखो आप इस चित्र में देख सकते हैं लोगों ने जो है घास फूट भूस की जो है झोपड़ियां का निर्माण कर लिया था इस समय, और उपकरण के रूप में पैने पैने यानी लकड़ी के पैने तीर बना लिए थे। ठीक है, नावों का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, आग की जो खोज हुई थी प्राचीन काल में, अब इसमें व्यापक पैमाने पर आग की तो कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस काल में लोगों ने आग में जो मांस था, जो पशुओं को मारकर जो खाते थे उसको, वो जो है पका कर खाने लगे। ठीक है, लोग जो ठंड से बचाव करने लगे। ठीक है, तो लोग जो दोस्तों भालों का प्रयोग करते थे, तीर कमानों का प्रयोग करते थे और पैने पैने नुकीले जो है उपकरण का प्रयोग करते थे, ताकि आसानी से शिकार को मारा जा सके। तो हम परीक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हमने प्रापाषाण काल पढ़ा था तो उसका जो अंत हुआ था वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है, हिमयुग था वो। मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। ठीक है, जलवायु कैसी हो गई? गर्म हो गई।
और उससे क्या हुआ दोस्तों, मैदान जो है बनने शुरू हुए, मैदानों में घास फूस उगने लगी, पेड़ पौधों जीव जंतु की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया। इस दृष्टि से मध्य पाषाण काल जो था दोस्तों, वो प्रापाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल था। ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक एज। शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है होडर माइकल बेस्ट्रुप, ठीक है, होडर माइकल बेस्ट्रुप ने किया था। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल के उपकरणों माइक्रोलिथ्स, ठीक है, कि भारत में सबसे पहले खोज जो है वो 1867 में सी एल कार्लाइल ने की थी। ये भी एग्जाम में दोस्तों आ चुका है, ज्यों का त्यों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और कहाँ खोज की थी दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला में। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला में इसकी खोज की थी। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल होलोसीन युग के साथ में शुरू होता है। होलोसीन दोस्तों, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है पार्ट फर्स्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, भूलना मत। मध्य पाषाण काल, ठीक है, लगभग 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास का काल था। के विषय में जानकारी सबसे पहले 1900 और ये सी एल कार्लाइल ने कि जब उन्होंने लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। लघु माने तो छोटे छोटे उपकरण इस काल की पहचान थी, जिनको हम माइक्रोलिथ बोलते थे। ये लघु पाषाण उपकरण आधे इंच से 1.25 इंच तक के होते थे, छोटे छोटे दोस्तों। ठीक है, या कह सकते हैं कि 1 से 8 सेंटीमीटर के औजार थे, यानी कि 1 हाथ लंबे लंबे दोस्तों औजार थे। ठीक है, भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही मिलने प्रारंभ हुए। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण कालीन वस्तुएं खुदाई में मिली हैं। दोस्तों देखो, ये जो प्रत्येक लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि सबसे मुख्य स्थलों की बात की जाए तो इसमें बागोर जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, यहां से 1968-70 के बीच बी एन मिश्रा ने कुछ खनन करवाया था। यहां से मानव कंकाल मिला है। ठीक है, इस काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही रहा। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि अभी मानव ने यानी कि खाद्य उत्पादन को शुरू नहीं किया था। अभी जो शिकार कर रहा था वो बड़े पशुओं की जगह छोटे छोटे पशुओं का शिकार कर रहा था, जैसे कि दोस्तों हिरन हो गया। ठीक है, जंगली भैंस हो गई। ठीक है, कछुआ हो गया, मछली हो गई और पक्षियां हो गई, इनको जो है शिकार करने लगा हूं। परंतु शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। याद रखिएगा, शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया था। अब वह न केवल बड़े जानवर अपितु छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। अब वह मछलियां पकड़ने लगा तथा पक्षियों का शिकार भी करने लगा था। ठीक है, याद रखिएगा।
पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है। तो याद रखिएगा, पशुपालन का जो साक्ष्य मिलना हमें शुरू होता है वो मध्य पाषाण काल में शुरू होता है। और सबसे पहला जो तो पालतू जानवर बनाया था वो कुत्ता था, याद रखिएगा। फिर उसने भैंस, भेड़, बकरी को पालना शुरू किया। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इंपोर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है। इसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। इस काल का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास का, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं धनुष बाण। यह निश्चय ही महान तकनीकी क्रांति थी। इस काल में सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। तीर कमान का विकास जो हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है। मध्य पाषाण काल के उपकरण छोटे से बने हुए थे। यह सूक्ष्म उपकरण आकार में काफी छोटे हैं। इनकी 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में लंबाई है। ये माइक्रोलिथ, याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रोलिथ्स के नाम से जाने जाते हैं। इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण क्या क्या थे? जैसे कि ब्लेड था दोस्तों। ब्लेड जो है इसका जो आविष्कार हुआ था वो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और ये ब्लेड जो है मध्य पाषाण काल में आते आते और छोटा हो गया। नुकीले त्रोड़, त्रिकोण, इंपोर्टेंट दोस्तों, त्रिकोण, नवचंद्राकार उपकरण इसमें शामिल थे। अभी इनका आपको चित्र दिखा जाएगा। इसके अलावा इस काल में पुरापाषाण काल के कुछ औजार जैसे तक्षणी, खुरचनी, यहाँ तक कि गंडासा भी प्रचलन में रहे। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक लाइन में सवाल बन रहा है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ टूल्स का संबंध मध्य पाषाण काल से है। प्रमुख उपकरण चैल्चेडोनी से बने हैं तथा औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती है। फ्लूटिंग याद रखिए दोस्तों, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो तकनीक मानव यूज कर रहा था उसका नाम था फ्लूटिंग। फ्लूटिंग, ठीक है। तो अभी हम परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल हम जो भी स्थल है उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। मेसोलिथिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसो यानी कि मध्य और पाषाण यानी कि लिथिस। तो इस काल को अनुपुरापाषाण काल या आद्य नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल भी कहते हैं। तो क्योंकि ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल था। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर 2 मध्य पाषाण काल ऐसे स्थल हैं जहां से प्राचीनतम जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से जो है भैंस के साक्ष्य मिले हैं। भैंस याद रखिएगा। उड़ीसा के लेखामोड़ा गुफा से मध्य पाषाण से नव पाषाण काल तक के मानव विकास का साक्ष्य मिला। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। प्रदीप कुमार जी, गुड इवनिंग, वेलकम। इस काल के लघु उपकरणों को सबसे पहले CL कार्लाइल ने 1867 में विंध्याचल पर्वतमाला से या क्षेत्र से खोजा था। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम नाइन से दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथ टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण मिले। दोस्तों याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है ये। ज्वालापुरम है आंध्र प्रदेश में, वहां से दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीनतम जो मध्य पाषाण काल की जो उपकरण थे उसकी फैक्ट्री मिली है। इस काल के उपकरण 1 से लगभग 8 सेंटीमीटर के बीच, जिनको माइक्रोलिथ कहते थे, लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का अंतराल है। इस युग में परिवर्तनों के कारण ही नव पाषाण काल में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। लगभग 8000 साल पहले
हिम युग समाप्त हुआ। यानी कि दोस्तों जो इतनी ठंड पड़ती थी पहले कि लोग जो है गुफा में रहते थे, जब जैसे ही ठंड का जो ठंड पड़नी बंद हो गई, जो है शुष्क समय आ गया, ठीक है, तापमान में वृद्धि हुई, तो क्या हुआ, जो मानव थे उन्होंने गुफाओं से निकलकर जो है मैदानों में रहना शुरू कर दिया, जिसके कारण बर्फ की मोटी मोटी चादरें पिघल गईं और उनकी जगह खुले घास के मैदान बने। वातावरण में सर्दी कम हुई, जिससे कम सर्दी में खुद को जीवित रखने वाले जीवों का उद्भव हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे हिमयुग के समय सर्दी से बचाव के लिए बड़े वालों और विशाल आकार के जीव जन्मे, जैसे बड़े बाल वाले जानवरों मेमथ रेंडियर की जगह छोटी घास पर आश्रित रहने वाले छोटे हाथी, खरगोश, बकरी, हिरण का जन्म हुआ। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश आते हैं और यहाँ होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ ठीक है, सैलासर से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं आदमगढ़ में, और यहाँ से ही दोस्तों पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाओं से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश का विंध्यतल क्षेत्र और उत्तरी मध्य घाटी गंगा घाटी का क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरण यहाँ पर बहुतायत में मिले हैं, दोस्तों भारी मात्रा में मिले हैं। इसमें विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में मोरहना पहाड़, लेखैया पहाड़, मिर्जापुर से प्राप्त लघु पाषाण उपकरण में एक विकास क्रम देखने को मिलता है। उपकरण बड़े से छोटे होते जाते हैं। लेखैया से तो 70 नरकंकाल प्राप्त होते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट। 70 नरकंकाल कहां से प्राप्त होते हैं? लेखैया पहाड़ से, लेखैया से। इनके अधिकांश सिर पश्चिम की तरफ थे, यानी कि दोस्तों जिन शवों को दफनाया गया था उनका सिर जो है वो पश्चिम की ओर था, ठीक है, सिर पश्चिम की ओर, और पैर जो है दोस्तों वो पूरब की ओर था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पशुपालन है, ठीक है, पशुपालन। ठीक है दोस्तों, भैंस जो है इसको ऊपर पाला गया था दूध वगैरह के लिए, ठीक है, और जो पालतू जानवर था उसका नाम था कुत्ता। ठीक है, अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो नवपसारण स्थल है, वहां से बकरी पालने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य बागोर और आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में अब छोटे छोटे जानवरों के शिकार के लिए छोटे हथियारों की जरूरत पड़ी। मानव ने लघु पाषाण उपकरण बनाना शुरू कर दिया, जो क्वार्टजाइट पत्थर, दोस्तों बहुत महंगा पत्थर था ये, ठीक है, उसकी जगह पर जैस्पर, केट, चर्ट, फ्लंट, चाल्सडोनी पत्थरों के बने हुए थे। जैसे पत्थरों से बने थे, छोटे हुए जो हथियार थे, वो नए हथियार जो थे वो शिकार करने में ज्यादा कारगर सिद्ध हुए, क्योंकि दोस्तों देखो पुरापाषाण काल में भारी पत्थर था, भारी औजार थे, और उसको उठाने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब क्या था, इन्होंने दोस्तों क्या किया कि जो औजार थे उनको पैना बनाना शुरू कर दिया, ताकि एक ही बार में जो है शिकार मर जाए। तो इन हथियारों को लकड़ी या हड्डी की हत्थों में फिट किया गया था। इन हथियारों में प्रमुख एक धार फलक, यानी कि एक धार थी उसमें, बेधनी, पॉइंट, अर्धचंद्राकार, लूनेट, समलव, ट्रेपेज आदि थे। इस प्रकार धनुष बाण की तकनीक भी मध्य पाषाण काल में विकसित हुई। दोस्तों कभी कभी ये एग्जाम में आता है कि जो धनुष बाण है वो सबसे पहले किस काल में बनाए गए थे? तो मध्य पाषाण काल में बनाए गए थे।
बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंगनाज गुजरात, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, मोरहाना पहाड़, सराय नारायण, मैदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश आदि दोस्तों विशेष जो है महत्वपूर्ण स्थल थे। देखो अब उपकरण की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दो जीव हैं, ठीक है। तो इसके हाथ में क्या लग रहा है दोस्तों, एक भाला टाइप है जिसकी जो नोक है वो काफी पतली है, ठीक है। बस जिसको ये मारेगा वो उसके शरीर में आर पार हो जाएगा। अब ये इनके उपकरण प्राप्त हुए जैसे कि चंद्राकार है, ठीक है, ये भी चंद्राकार है, ठीक है, ये भी चंद्राकार है, ये भी चंद्राकार है, ठीक है। दोस्तों ये जो लंबे हैं परंतु इनकी जो जो नोक है वो बिल्कुल पतली है, याद रखिएगा पतले हैं, ठीक है। देखो ये जो है छोटे छोटे हैं, 7 से 8 इंच के हैं, ठीक है। तो ये जो है एक ही बार में जानवर को मार देते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया है। याद रखिएगा माइक्रोलिथ माने जो माइक्रोलिथ मतलब होता है दोस्तों छोटे छोटे हथियार, ठीक है। और देखिए देखो कितने पतले पतले हो जा रहे हैं दोस्तों, एक ही बार में इंसान के शरीर में आर पार हो जाएगा ये, ठीक है। इतने पैने अब बनने लगे थे। आप देख सकते हैं ये औजार थे मध्य पाषाण काल के, ठीक है। सायमा जी, सचिन जी, गुड इवनिंग, वेलकम। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में कुछ नए लक्षण देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों क्या लक्षण मिले। अब मानव ने पशुपालन और कृषि की शुरुआत की, याद रखिएगा दोस्तों मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआत होती है, ठीक है। सराय नारायण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मैदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। से स्थायी झोंपड़ियों, इंपोर्टेंट है, स्थायी झोंपड़ियों बनाकर रहने के साक्ष्य मिलते हैं। सराय नारायण और मैदा से स्तंभ गर्द, ये भी इंपोर्टेंट है, स्तंभ गर्द के अवशेष मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि इन गर्द स्तंभों में झोंपड़ियों के स्तंभ गाड़े जाते थे। यानी कि दोस्तों अब मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसने गुफाओं से निकलकर मैदान में रहना शुरू कर किया और मैदानों में उसने झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। आजमगढ़ मध्य प्रदेश सतपुड़ा की पहाड़ी में नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह स्थल होशंगाबाद सिटी से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। कौन सा स्थल दोस्तों, आजमगढ़, जहां से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आजमगढ़ और बागोर स्थल से ही पहली बार जानवरों के पाले जाने के प्रमाण मिले हैं। और कौन सा जानवर था ये दोस्तों, भैंस थी, ठीक है। मैंने चित्र भी दिखाया आपको। पशुपालन के ये साक्ष्य मध्य पाषाण काल के आखिरी समय में मिले हैं, यानी कि नव पाषाण काल कुछ 100 वर्षों बाद जो है प्रारंभ हो गया था। और उसके बाद में जो पशुपालन था दोस्तों वो अपनी परिपक्व अवस्था में आ गया था नवपाषाण काल में, ठीक है। तब लोगों ने एक बेहतरीन समाज का निर्माण किया, ठीक है, परिवार का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया, गांव का निर्माण किया, ठीक है। व्यापार भी होने लगा नवपाषाण काल में। तो दोस्तों बहुत बदलाव आया नवपाषाण काल में, धीरे धीरे हम सबको बताएंगे, ठीक है। इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मुख्य रूप से मध्य पाषाण कालीन स्थल चौपनी मांडू है दोस्तों। इससे कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, याद रखिएगा। चौपनी मांडू कहाँ है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। यहाँ के लघु पाषाण उपकरणों की आयु लगभग 17,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की गई है इतिहासकारों के द्वारा। यहाँ से कुछ हाथ से बने मिट्टी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नारायण, मैदा, दमदमा भी मिले हैं। यहाँ से अस्थि एवं सींग से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। 14 समाधान मिले हैं जिनके सिर पश्चिम की ओर
और पैर जो दोस्तों उत्तर की ओर मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, याद रखिएगा 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। चूल्हों से पशुओं की आधी जली हड्डियां मिली हैं। उससे साक्ष्य होता है कि इस काल के जो मानव थे, ठीक है, वो दोस्तों जो है पशुओं का बलि वगैरह देते थे, ठीक है, और उनको जो है पकाकर खाते थे। भाई अगर बात करें दोस्तों कि भाई कह सकते हैं भाई कि जहां पर पशुओं को काटा जाता था वध स्थल, तो वो दोस्तों मैदा दमदमा से भी मिले हैं। एक बार जब मैं चुका ये सवाल, मैदा से तिल लोड़ा के टुकड़े मिलते हैं, शायद इनमें कुछ अनाज के दाने पीसे जाते होंगे, ठीक है। यहां से प्राप्त एक समाधि में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, यानी कि दोस्तों एक युगल समाधान मिला है मैदा से, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है ये, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैदा से एक कब्र में जो है स्त्री और पुरुष को आपस में दफनाया गया था। इसी तरह दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में अवस्थित, यहां से 41 समाधान कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दमदमा में 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। विभिन्न पशुओं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, चीता, बारहसिंगा, सूअर आदि जानवरों की हड्डियां भी दमदमा से मिली हैं। तो इस काल में चित्रकारी अपने चरम सीमा पर थी, ठीक है। चित्रकारी का लोग बहुत शौक हो गया, क्योंकि दोस्तों वो जैसा वो नजारा देखते थे बाहर, ऐसा वो चित्र जो है बनाने लगे गुफाओं में, ठीक है। आप देख सकते हैं भीम बेटका की गुफा है, भीम बेटका की, ये कहां पर थी है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, रायसेन जिले में। इतिहासकारों ने दोस्तों जब इस गुफा में अंदर प्रवेश किया तो पता लगा कि लोगों यहाँ पर कुछ औजार मिले हैं और उनकी दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर दोस्तों चित्रकारी मिली है, बहुत शानदार शानदार, ठीक है। किस तरीके की चित्रकारी मिली है आइए देखते हैं आने वाले चित्र में। जैसे कि दोस्तों देखो आप देख सकते हैं ये कोई जानवर वगैरह है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आदमी है, ये जो है कोई पक्षी है, ठीक है, ये भी आदमी है, ये जो है मिलकर इस जानवर को मार रहे हैं, ठीक है। तो इससे ऐसा लगता है कि मध्य पाषाण काल के जो मानव थे अब ग्रुप बनाकर जो है पशुओं को मारते थे, यानी कि पशुओं का शिकार ग्रुप बनाकर करते थे, ठीक है। देखो दोस्तों, इतिहास जब इतिहासकार लिखता है ना तो वो प्रतात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करता है, फिर अपने माइंड से जो है इतिहास जो है लिखता है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भाई ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर लोगों ने जो है शिकार करना शुरू कर दिया, तो इसी शब्दों को उन्होंने जो है अपनी किताबों में लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कोई स्त्री है, ठीक है, और ये कोई पुरुष है, और इनको जो है दोस्तों क्या क्या किया गया है कि भाई इनको जो है ये प्रेम भावना, इनकी लोगों में प्रेम भावना जो है पनपने लगी, ठीक है, और लोगों ने आपस में प्यार मोहब्बत कह सकते हैं लव वगैरह भी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है जब कब्र कब्र में एक कब्र में जो है स्त्री पुरुष का समाधान मिला है, तो उससे साक्ष्य लगाया इतिहासकारों ने कि भाई लोगों ने जो है देखा कि भाई एक स्त्री और पुरुष को अलग नहीं कर सकते, उन दोनों में जो है प्रेम भाव है, तो उन्होंने जो है उन दोनों को एक साथ दफना दिया मरने के बाद में, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो कितना शानदार चित्र है, और ये जो ये पैनी लकड़ी है, पैनी औजार है, उससे जो है दोस्तों औजार बना रहे हैं, ठीक है। ये गुफाओं में है और ये मध्य पाषाण काल के मानव हैं, ठीक है, जिन्होंने अब अपना तन ढकना शुरू कर दिया था, ठीक है, अपने गुप्तांगों को ढकना शुरू कर दिया था, और देख सकते हैं इसी से इन्होंने चित्रकारी वगैरह भी शुरू कर दी थी, ठीक है। छोटे छोटे औजार बनाने भी इन्होंने इसी समय शुरू किए थे।
ये देखिए ये भी चित्र दोस्तों, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि भाई ये कोई बड़ा जानवर है और इसके छोटे छोटे जानवर हैं, ठीक है। ये भागते हुए दिखाए गए हैं, यानी कि लोगों ने जब ग्रुप बनाकर पशुओं को मारना शुरू किया तो जो पशु थे वो डरकर जो है भागने लगे दोस्तों। किसी चित्रकार ने, किसी मानव ने इनको जो है गुफाओं पर दर्शाया कि भाई देखो हम गए थे और जो है मानव जो शिकार जो है जो पशु थे वो भाग गए। उसी समय का ये चित्र बनाया किसी ने, तो ये रियल है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। लंगनाज गुजरात में पड़ता है। से हाथ से बनाए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। भोजन पकाए जाने के लिए चूल्हों को बनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। साथ में मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में मध्यकालीन चित्र बने मिलते हैं जिनमें नृत्य करते हुए आदमी, ठीक है। लोगों ने दोस्तों नाचना गाना शुरू कर दिया क्योंकि इस समय लोगों में प्रेम भावना जो है जागृत हो गई थी। हिरण, जंगली भैंसे के शिकार के दृश्य, युद्ध के दृश्य इन गुफाओं पर मिलते हैं, यानी कि मध्यकालीन चित्र जो है मिलते हैं। इन चित्रों को जो चट्टानों में बनाए गए थे इनको पेट्रोग्राफिक आर्ट कहते हैं दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ऐसा आता है कि भाई जो मध्य पाषाण काल के जो चित्र हैं उनको क्या कहते हैं, तो पेट्रोग्राफिक आर्ट बोलते हैं, उसको याद रखिएगा, पेट्रोग्राफिक आर्ट। और जब कुछ चित्र को चट्टान को थोड़ा उकेर कर उसमें रंग भरा जाता था तो उसे पेट्रोग्लिफिक आर्ट कहते थे। यानी कि दोस्तों देखो ये तो सिंपल था, और अगर कोई चित्र बनाया है चट्टान पर या कोई गुफाओं पर कोई भी चित्र बनाया है उसमें दोस्तों लाल पीले हरे जो रंग भरे गए थे उसको पेट्रोग्लिफिक आर्ट कहते हैं। यानी कि नॉन कलर्ड पेट्रोग्राफिक आर्ट और कलर्ड जो चित्र थे उनको पेट्रोग्लिफिक आर्ट कहते हैं। इस प्रकार इन प्रतात्विक प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्य पाषाण कालीन मानव का जीवन जीने का ढंग पाषाण कालीन मनुष्य से कुछ भिन्न था, ठीक है दोस्तों। देखो भिन्न कैसे था कि पूरा पाषाण काल का मानव जो है दोस्तों वो जंगलों में रहता था, ठीक है। और जो घुमक्कड़ जाति का था उसे जीवन जीने की कला नहीं पता था। बड़े बड़े जो है पत्थरों का औजार जो है औजारों का प्रयोग शिकारों को मारने के लिए करता था, ठीक है। और बड़े बड़े कुल्हाड़ी वगैरह का यूज करता था। मानव का जीवन जीने का ढंग पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य से भिन्न था। यद्यपि वो भी अधिकांश शिकार पर निर्भर थे परंतु साथ में कुछ कृषि कार्य करना सीख लिया था मध्य पाषाण काल के लोगों ने। पशुओं से भी परिचय बढ़ रहा था, यानी कि हिरण, कछुआ, शेर, भैंस, ठीक है, वगैरह से तो तालमेल बैठा लिया था कि भाई ये जो भैंस है, ये सुअर है, ये कुछ है, ये कुछ है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के अंत समय में कुछ बर्तनों निर्माण भी सीख लिया था। मनुष्य ने सराय नाराय और मैदान में कब्र में प्राप्त कुछ औजार हथियार प्राप्त होने दर्शाता है कि उस समय परलोक के बारे में भी कल्पना करता था। तो देखो मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है, बकरी के साथ में आदमी की कब्र प्राप्त हुई है और आदमियों के साथ में जो घरेलू सामान था खाने पीने की वो भी रखी पाई गई है। तो उससे अंदाजा लगा जाता है कि भाई लोगों का जो विश्वास था वो परलोक में था कि भाई मरने के बाद में जीवन होता है। जब ये मरने के बाद में परलोक में जाएगा तो वहां पर इन चीजों को खा लेगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो मध्य पाषाण काल के आखिरी समय में हुई थी। और और जो मेहरगढ़ है उसमें हमको देखने को ये मिलती है, ठीक है। देख सकते हो स्पष्ट रूप से, ठीक है। ये जो है भालू है, ये हाथी है, ये बारहसिंगा है, ठीक है। इनको जो है दोस्तों देखो ये आप थोड़ा गौर से देखोगे तो ये बारहसिंगा है, हिरण वगैरह है, इसमें दो भाले लगे हुए हैं, ठीक है। लोगों ने दो भाले लेकर मनन को शुरू कर दिया, ठीक है। ये मछली है, मछली को पतले चीजों से जो है पकड़ा जाता था। ये आग है, आग पर पकाने के साक्ष्य मिला है।
और ये जो है जो स्त्री है इसने तन तन ढकना शुरू कर लिया था। ये झोपड़ियां हैं घास फूस की, यानी कि इससे पता चलता है कि लोगों ने जो है गुफाओं को छोड़कर जो है अब मैदानों में रहना शुरू कर दिया, परंतु बहुतायत में नहीं, कम मात्रा में शुरू कर दिया था। और दोस्तों परिवार बनना शुरू हो गया था। ठीक है, लोगों ने घुमक्कड़ जो जीवन था उनका वो थोड़ा समाप्ति की ओर था। ठीक है, स्थायी रहने लगे थे इस समय में, और बड़े बड़े जानवरों की अपेक्षा छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना उनको ज्यादा अच्छा लगता था। देखो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल में आप देख सकते हैं तीर कमान, ये इम्पोर्टेंट तकनीक थी तीर कमान की। इससे क्या होता था भाई, छोटे छोटे जानवर थे वो एक ही बार में मर जाया करते थे। लोगों ने दोस्तों क्या किया, ये मृदभांड बनाना शुरू कर दिया जिसमें छोटी छोटी चीजों को पीसना शुरू कर दिया। ठीक है, पीसना शुरू कर दिया। दोस्तों ये थी हमारी क्लास आज की, आपको कैसी लगी? ठीक है, इसकी दूसरी क्लास जो जल्द कल या परसों में आपको लाई जाएगी, उसमें कुछ अच्छे और अच्छे प्रकार से हम समझाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों, हमारा नंबर है 8218345167 पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखो रही बात कमेंट करने की, तो देखो दोस्तों हम या कोई भी हो या हम किसी भगवान की बात करें तो कोई भी भगवान हो इस दुनिया के हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकता है। तो रही बात सवालों की, तो आसान सवाल थे, 150 सवाल थे। अगर हमने दोस्तों फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए 30 मिनट का समय दिया तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सवाल ऐसा था कि 5 सेकंड में आदमी सॉल्व करेगा, नेक्स्ट करेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों जिन पर सवाल नहीं होते वो तो लगाते हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने कुछ बोला था अभी आज की वीडियो में, उनके माइनस में सवाल थे, बताइए माइनस में मार्क थे। अब ऐसे इंसान को बताइए दोस्तों कि 600 नंबर में से माइनस के 15 नंबर ला रहा जो इंसान, उसको क्या कहोगे आप बताइए? जो इंसान माइनस में 15 नंबर ला रहा है 600 में से, उस इंसान को क्या कहोगे आप बताइए? आरोप लगाता दूसरा हम पे कि भाई तुम ऐसे हो ऐसे। अरे भाई हमने तुम्हारा क्या खा लिया है, क्या चुरा लिया बताइए? दोस्तों हम तो बच्चों की हेल्प करने के लिए भाई 150 सवाल है। ठीक है, कोई नेट हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करेगा तो उसे बेसिक तो पता होना चाहिए भाई। और 30 मिनट का समय है, ऐसा थोड़ी कि आपको भी कुछ करना है, बस आपको टिक करना है, ऑटोमेटिक ही नया सवाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल 50% पर पास था हमारा टेस्ट। अब ये बताओ 50% नंबर लाने की जगह माइनस में बंदा ला रहा है। ठीक है, तो बताओ दोस्तों इसमें हमारी क्या कमी है? तुम पर हिस्ट्री नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए दोस्तों? चलो कोई बात ना, होती रहती है सब बात। ठीक है, सब एक से नहीं होते हैं, सबको खुश नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों कल, और सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।